के बारे में यहाँ चर्चा हो रही थी पिछली क्लास में। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बात हो रही थी हमारी पिछली क्लास में। तो अब हम उससे पहले हमने उस दिन जो चर्चा की थी उसमें यह था कि कौन से ऐसे मुख्य स्थान हैं जिन स्थानों पर सिंधु घाटी के अवशेष, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं, और इनमें जो 4 मुख्य स्थान थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। इनमें से मोहनजोदड़ो सर्वप्रमुख है ही है, हड़प्पा की बात की थी, फिर भारत में राजस्थान के कालीबंगा की बात हुई थी, और गुजरात के अहमदाबाद जिले के पास में लोथल नामक स्थान है, वहां पर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनकी बात की थी। उस दिन जो मुख्य बात थी तो वो ये थी कि वहां पर किस प्रकार के घर पाए गए, घरों की संरचना कैसी है, और उससे किस प्रकार की सभ्यता का मुख्य बातें निकल के उनमें बहुत एक अलग चीज थी जो मिले थे, और हड़प्पा में थे स्नानागार बने हुए थे, इस प्रकार की नालियों की व्यवस्था थी। उससे यह पता चलता है कि वे लोग स्वच्छता के प्रति बेहद जागरूक थे। एक सभ्य लोगों की जैसी सभ्यता होती है उसका पता चलता है। घर वेल मैनेज थे, उसके अंदर किचन थे, उसके अंदर स्नानागार थे, उसके अंदर कोठे थे जिनके अंदर अनाज भरे जाते थे। उनसे पोस्टागार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से मोहनजोदड़ो जो था इनमें सर्वप्रमुख जगह थी। और इसके अलावा जो मकानों की, जो बिल्डिंग की कल्पना थी उसमें बाहर बाउंड्री वॉल जो थी वो सुरक्षा के लिए बनाई जाती थी। और ये इस प्रकार के, कुछ इस प्रकार से मिले हैं टीले पर जो भवन मिले हैं, जैसा लगता है कि सभा भवन है। वो सभा भवन का मतलब है कि जिसमें पब्लिक के बैठने की व्यवस्था हो। तो उसके में पिलर्स पाए गए हैं, पिलर्स की पंक्तियां पाई गई हैं। इसी से सबसे ज्यादा ये पता चलता है कि ये भवन जो है किसी सभा भवन जैसा था, जहां पर बरामदे में लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, और पंक्तियों में स्तंभ थे, और ये स्तंभ भी पंक्तियों में बटे हुए थे। तो इस प्रकार से मोहनजोदड़ो का जो निर्माण का जो हमें जो आर्किटेक्चर के जो अवशेष मिलते हैं वो इस प्रकार के हैं, बहुत ही उच्च कोटि के रहन सहन का, जिससे पता चलता है। और उस समय की लोगों के बहुत व्यवसायिक रूप से मजबूत होने का पता चलता है। ये पता चलता है कि वे उस समय व्यापार भी करते थे, आवागमन भी करते थे, और वे धनाढ्य थे। धनाढ्य थे तभी राजा जैसे लोग होंगे अथवा बहुत उच्च कोटि के व्यापारी होंगे कि जिन्होंने इस प्रकार के दुर्ग, महल अथवा सभा भवन का निर्माण करवाया होगा। और इसके बाद में जो हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं वो हमें कृषि प्रधान सभ्यता का, वहां से जो अवशेष मिलते हैं वो हमें पता चलते हैं। उसके अलावा जो उस समय पूजा पाठ शायद प्रधान हो गया था, इसलिए वेदी के चबूतरे भी यहाँ पर पाए गए हैं। ये ऐसी मोटी मोटी बड़ी बातें हैं जिससे कि हम ये अंतर थोड़ा सा पता लगा लेते हैं कि मोहनजोदड़ो की क्या खास विशेषता थी, और हड़प्पा की क्या खास विशेषता थी, और यहाँ पर कालीबंगा में क्या खास विशेषता थी। और मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर प्राप्त हुए, उसके साथ साथ खिलौने इत्यादि भी यहाँ से मिले हैं। इसके बाद में लोथल जो है, लोथल जो ऐसा स्थान है, यहाँ से जब अवशेष मिले तो ये समझ में आया कि यहाँ पे जहाज के अवशेष मिले हैं, कि संभवतः ये जलमार्ग से यहाँ पर व्यापार होता होगा। ये लोग बाहर जाकर अपना व्यापार करते थे, आवागमन के साधन इनके पास में थे। और इसके अलावा यहाँ पर इस तरीके का एक अवशेष मिला है जो काफी बड़ा है, जिसका आकार 710 फुट बाई 124 फुट और बाई 116 फीट था, और लगभग 2 मील के घेरे में बसा हुआ था। आप भी देख लीजिए, अभी भी तटों पर इस प्रकार की व्यवस्था होती है जहां पर जहाज लंगर डालते हैं। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पर पाई गई हैं जो कि लोथल में है, और ये क्षेत्र भारत का क्षेत्र है। कालीबंगा भारत का क्षेत्र है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो उधर जो क्षेत्र हमारे चले गए भारत की सीमाओं से बाहर, वो वाले क्षेत्र हैं। तो अब इसके बाद में ये हमें एक सुसभ्य व्यवस्था का तो पता चल ही गया। अब इसके अलावा ये किन चीजों से अपना व्यापार करते होंगे, क्या इनके प्रतीक थे, क्या इनकी पहचान थी, अपनी आइडेंटिटी के लिए इन्होंने क्या चीजें जारी की होंगी, तो उसके लिए
और उसके अलावा लैंग्वेज का भी इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ लिपि यहाँ पर दिखाई देने लग जाती है, और लिपि के लिए इन्होंने सील या मोहरों का निर्माण किया है। तो ये जो सिंधु सभ्यता से हमें जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, ये इसमें कलात्मकता भी है, इसमें उनके ज्ञान का प्रदर्शन भी है, लिपि है, कुछ जानकारी दी गई है जो हम यदि ना पढ़ सके तो ये तो हमारी कमी है। लेकिन उस समय के मानव ने अपना उस समय लिपि भी विकसित कर ली थी, और उसने चीजों को मूर्त रूप में उभारना शुरू कर दिया था। यानी उसका जो अवलोकन था चीजों के प्रति, वो बारीक था, वो उनको देख रहा था, समझ रहा था, उन आकारों को अपनी मोहरों में उतार सकता था, अपने बर्तनों पर उतार सकता था। कहने का मतलब है कि मूर्तिकला उसका या थ्री डायमेंशनलिटी जो होती है किसी चीज की, उसकी उसको कहीं ना कहीं समझ डेवलप हो गई थी। तो ये कलात्मकता का प्रतीक है ये मोहरें। ये आकार में गोल है, लंबी हैं, वर्गाकार हैं, सब तरीके की हैं, और इनका आकार लगभग 1.25 इंच, जैसे छोटा सिक्का आज भी चलता है, जिस प्रकार के कॉइन्स आज चलते हैं लगभग ऐसे ही होते हैं। जो जो छोटे सिक्के होते हैं लगभग 1.25 इंच आकार के होते हैं, बड़े होते हैं 1 इंच के भी होते हैं, और उसमें कुछ मिलीमीटर बढ़ाकर और बड़े सिक्के होते हैं जो लगभग 12 ग्राम तक के सिक्के आज पाए जाते हैं। तो ये मोहरें मिट्टी की भी हैं और सेलखड़ी की भी हैं। सेलखड़ी जो एक प्रकार का पत्थर है, सॉफ्ट पत्थर होता है, जिस पर घिस कर आकारों को आराम से उभारा जा सकता है। तो ये भी हैं, और कुछ इस तरीके के जैसे बाट टाइप की चीज होती है ना, उसमें पीछे कुछ होल होता है पकड़ने के लिए, ताकि उसको उठाया जा सके। इसी तरीके से इन मोहरों में पीछे कुछ ऐसा उभरा हुआ छेद युक्त उभरा हुआ कुछ पार्ट होता है, जिससे कि उसको पिक करने में आसानी हो। लेकिन ये सारी मोहरों में नहीं प्राप्त हुआ, और इस पर इनके ऊपर प्रतिमाएं उकेरी हुई हैं। और खाली हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से ही नहीं, ये मोहरें हमें अन्य स्थान जो अवशेषों जहां से हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, वहां से भी मिलते हैं। अब तांबे की मोहरें भी इस काल में मिल जाती हैं। सिंधु काल में जो तांबे की मोहरें मिली हैं, उनका आकार चौकोर है, आयताकार इत्यादि है, और मिट्टी की मोहरें सभी प्रकार के आकारों की मिली हैं। तो इन पर बनी हुई जो कृतियां हैं, उनके कारण इनको बहुत ही उत्कृष्ट कलाकृतियों की श्रेणी में रखा गया। उन्हें ये बिल्कुल आइडेंटिफाई उन्होंने कर लिया कि बारहसिंगा कैसा होगा, और जो सांड पशु है उसकी आकृति कैसी होगी, और उसके अलावा उन्होंने हिरण की आकृति है, बकरी की आकृति है, अन्य जो पुष्प हैं, पत्तियां हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, इन सब का भी इन्हें समझ आ गई है, और इन्होंने उन आकारों को उन मोहरों के ऊपर बारीकी से बनाया है। तो इस तरीके के उदाहरण यहाँ पर दिखाई देते हैं। जानवर बड़े आराम से आइडेंटिफाई होते हैं, उनमें ये नहीं कि उनके आकार में कहीं भौंडापन है। वो आकारों के प्रति उनका ऑब्जर्वेशन शार्प यहाँ पर है, और एक्सप्रेशन भी शार्प है, खाली देखा ही नहीं है, उन्होंने उसको बनाया भी है। और इसके अलावा इन्होंने काल्पनिक पशुओं को भी बनाया है। विभिन्न प्रकार के जो पशु होते हैं, तो उनको भी इन्होंने बनाया है। यहाँ पर व्याघ्र, हाथी, गेंडा, खरगोश, हिरन, सींग युक्त बैल, गरुड़ और मगरमच्छ इत्यादि की आकृतियां बनाई हैं। यानी कि जलचर, और इन्होंने जो पृथ्वीचर होते हैं, थलचर, उनको भी बनाया है। और इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट आकृतियां हैं, जैसे कि एक सींग वाला बारहसिंगा नहीं, बल्कि वाला पशु है जो 12 सिंगे की आकृति से मिलता जुलता है। 1 मिनट के लिए जरा कॉल इंटरप्ट हो रही है, मैं अभी
हाँ सॉरी, बहुत जरूरी कॉल थी, थोड़ा सा अटेंड किया मैंने उसको। तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि जैसे कि सरियलिस्ट होते हैं ना, कुछ अजीबो गरीब टाइप के कल्पना कर लेते हैं अपने आप, मतलब जो उसमें चीजें मिक्स और मैच करते हैं उनका आपस में, अब विचारों से जोड़ लेते हैं और उस प्रकार से अजीब गरीब रूपों की कल्पना करते हैं। वैसी तरीके से सरियलिस्ट लोगों ने अपने हिसाब से सोचा होगा, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार के इनकी मोहरें मिली हैं उससे हम ये अंदाजा करते हैं कि इन्होंने इस प्रकार के अजीबोगरीब आकार भी ढूंढे जिसमें पशुओं के जैसे तीन तीन सिंग एक साथ उनको ज्वाइन दिखाया है और संयुक्त शरीर है जिसका। इसके अलावा 3 मस्तकों वाला एक पशु है और 3 शेरों वाला शरीर है, 3 मस्तकों वाला पशु है। इसके अलावा सर्पों की आकृतियों के बीच में पीपल को इन्होंने दिखाया है और कुछ ऐसे स्वस्तिक जैसे आकार भी इन्होंने गढ़ लिए थे, तो जिसके कारण ये लगता है कि इन्होंने ऐसे स्वरूपों की कल्पना कर ली थी जिनसे शायद ये दैवीय शक्ति अनुभव करते थे। तो ये प्रभाव दैवीय रूप हो सकते हैं, इस प्रकार का अंदाजा करते हैं, क्योंकि ये पीपल का अंकन, पीपल शुरू से ही बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष रहा है और इसको इन्होंने भी अपने चित्रों में प्रयोग किया है। तो तांबे की यहाँ पर मिट्टी की मोहरें हो गई और मिट्टी के साथ साथ तांबे की मोहरें भी यहाँ पर दिखाई देती हैं और ये अजीबोगरीब पशु यहाँ पर दिखाई देते हैं। और पशु मैंने आपको बताई दिए, इन्होंने हाथी बनाया है, सांड बनाया है, व्याघ्र, एक सिंग वाला एक पशु ऐसा बनाया है जैसे 12 सिंगा होता है उससे मिलती जुलती उसकी आकृति है, लेकिन उसका सींग इन्होंने एक ही बनाया, उसको एक श्रृंगी कहा गया है। और इस प्रकार के उदाहरण काफी मिलते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ यौगिक आकारों वाले मानवाकृति भी बनाई है और एक जैसे शिव की कल्पना हो गई तो त्रिशूल जैसी आकृति उसमें दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके की आकृतियां इन्होंने सिंधु वासियों ने बना ली थी। ये तांबे पर भी हैं और सेलखड़ी पर भी हैं और इसके अलावा अन्य मटेरियल तो सिंधु काल में चल ही रहे थे। और इन मोहरों का जैसे हम अपने आप अंदाजा करते हैं, इन मोहरों का उपयोग क्या हो सकता है? उपयोग किसी की पहचान के लिए भी हो सकता है, जैसे राजा अपनी सील जारी करते हैं, यदि किसी को देते हैं तो ये पता चलता है कि वो किस राज्य से आई, कैसे आई। ये भी इसके बारे में बहुत अधिक स्पष्टता नहीं मिलती है, लेकिन ये कहा जाता है कि मे बी कि इनका उपयोग जो इनके ऊपर जानवर बने हुए हैं या इस प्रकार की आकृतियां बनी हुई हैं, तो यदि दैवीय शक्तियों से संबंधित या जादू टोने से संबंधित अगर बातें हैं तो ये हो सकता है इनको ताबीज की तरह, मनकों की तरह गले में पहनते हो, और नहीं तो ये पूजा के लिए भी प्रयोग की जा सकती हैं, ये गले में ताबीज की तरह भी पहनी जा सकती हैं और इनका उपयोग जो है वो अन्य उपयोग भी इनके किए जा सकते हैं जो आइडेंटिटी के लिए किए जाते हैं, जो कि सील का कार्य है। तो और एक चीज ये भी है कि जैसे कोई आप कहीं से मुद्रा भेजते हैं तो अभी हमारे पास भी कोई चीज आती है हम उसको अपना स्टैंप करते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो आइडेंटिफिकेशन का एक जो किसी राज्य शासन या व्यापारी का अपना, जैसे कोई कहीं माल जाता है तो हम उसको अपनी क्या पहचान देते हैं, मे बी किस तरीके का उपयोग वहां पर रहा होगा और ये सिक्कों के रूप में भी प्रचलित रही होंगी, क्योंकि उस समय व्यापार भी उच्च कोटि का होने की संभावनाएं पूरी मिलती हैं अवशेषों के माध्यम से। अब इनके ऊपर चित्र लिपि मिलती है, तो इनमें अक्षर जो हमें लिखे हुए मिल रहे हैं वो अक्षर भले ही नहीं पढ़े जा सकते हैं, लेकिन वो भाषा के रूप में जो उनका आकार है वो मौलिक है, वो आज जो चीजें चल रही हैं इन अक्षरों के जैसे नहीं है, इसीलिए उनको पढ़ा नहीं जा सका है। और जैसे जैसे कि वो नहीं होते, आपने यंत्र देखे हैं, यंत्र टाइप के जो चीजें होती हैं, धातु के उपकरण जो उनके औजार थे उसके ऊपर भी उनकी लिपि जो है वो पाई गई है और मिट्टी के बर्तनों के ऊपर भी कहीं कहीं लेख दिखाई देते हैं। तो पुरातत्ववेताओं ने इसको पढ़ने का प्रयास तो किया, लेकिन इसमें जिसे एक भाषा निकल कर आ जाए इस तरीके के प्रयास अभी नहीं हो पाए हैं। लेकिन हाँ, ये संस्कृति जैसे मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता तो इसे कहते हैं, अमृत भांडों वाली सभ्यता, अमृत पात्रों वाली सभ्यता, लेकिन इसके साथ साथ इसको ताम्रयुगीन संस्कृति का भी प्रचलन यहाँ पर दिखाई
देने लग जाता है या इसका प्रयोग हमें यहाँ पर सामने आ जाता है। तो ये सब जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। शिव का अस्तित्व संभवतः यहाँ पर अन्य देवताओं की अपेक्षा एक तो शिव का रूप दिखाई देता है, और एक जो इन्होंने जो आकृतियां ली हैं उनमें से कहीं लक्ष्मी का रूप भी सम्मुख आता है। तो ये यहाँ पर पशु भी दिख रहे हैं और साथ में त्रिशूल भी दिखाई दिया। इससे अंदाजा पड़ता है कि संभवतः शिव की उपासना करने लगे थे और वेदिकाओं की प्राप्ति तो पहले से हो ही चुकी है। और यहाँ पर एक मोहर में पुरुष हाथ में हंसिया जैसा हथियार लिए है, और हंसिया तो नॉर्मल प्रयोग तो इसका खेती में आता है, फसल को काटने के रूप में काटने के लिए। और एक जगह पर कुछ ऐसा भी है कि एक नारी धरती पर, एक व्यक्ति जो हाथ में हंसिया जैसा हथियार लिए और उसके साथ साथ एक स्त्री है जो कुछ याचना जैसी मुद्रा में बैठी हुई। तो ऐसा भी लगता है कि हो सकता है वो दंड की मुद्रा हो और वो सामने याचना कर रही हो और या फिर नरबलि के लिए तैयार बैठा हुआ वो पशु हो, वो व्यक्ति हो। तो ऐसा भी लगता है कि नरबलि की भी संभावना हो सकता है। पूजा पाठ है, धार्मिक विश्वासों में नरबलि का भी ये कोई संकेत कर रहा हो। तो इस प्रकार की शिव वाली जो मोहरें हैं ये पाई गई हैं। और अब यहाँ पर तो हमने मोहरों की बात कर ली। अब आई कि चित्रलिपि और चित्रकारी। लिपि तो उभार कर भी हो गई और गहराई से भी हो गई उसमें खोद कर, लेकिन अब मिट्टी के पात्रों पर चित्रकारी के जो प्राचीनतम उदाहरण हमें मिलते हैं वे हमें यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलते हैं। और इनमें पाषाण युगीन मानव द्वारा प्राकृतिक कंदराओं और शिलाओं में जो रेखांकन किया गया था, तो वो तो उस समय शायद वो सीख रहा था, कुछ अपने अनुभवों को साझा कर रहा था, बना रहा था। लेकिन यहाँ पर जो हमें दिखता है वो क्योंकि एक थोड़ा विकसित समाज की सभ्यता यहाँ दिखाई देती है, तो यहाँ जो चीज दिखाई देती है वो ऐसा लगता है कि चित्रकला के विकास का एक अगला लेवल आ गया है, क्योंकि इन्हें आकारों का बारीक ज्ञान है। और इन्होंने जो बर्तन बनाए हैं वो चुकोटी के बर्तन बनाए हैं, वो पक्की हुई मिट्टी के बर्तन है, ऐसे बर्तन नहीं थे कि बना लिया और वो गल गए मौसम से। तो इस पे इन्होंने बनाया है और इन्हें मृत पात्रों की चित्रकारी भी कहा गया है। सैंधव युगीन सभ्यता के लोग पकाई हुई मिट्टी के बर्तनों को पहले लाल रंग लेते थे, गेरू की पॉलिश आज भी होती है, मिट्टी के बर्तन पर, घड़ों पर दिखाई देती है, बर्तनों पर दिखाई देती है। और उसके बाद में उसके ऊपर अनेक प्रकार के डिजाइन बनाया करते थे और रंगे हुए बर्तनों का उपयोग करते थे, संभवतः सादे बर्तनों का उपयोग नहीं करते। तो ये एक ऐसी चीज है ना, जैसे कि हम एक यूं ही रह लेना और एक कलात्मक ढंग से रहना, इस अंतर को ये प्रदर्शित करता है। और डिजाइन कोई सिंपल ऐसे नहीं थे कि एक ही प्रकार से बना लिया, उसमें कर्व भी हैं, उसमें एंगल भी हैं, और पॉट का जो शेप है वो गोल भी है, वो लंबा भी है इस तरीके का, और जिसमें गर्दन है। तो ऐसे बेस वाले बर्तन इन्होंने बनाए हैं। और जो डिजाइन है वो गोलाई में इस प्रकार के हैं, जैसे बर्तन है तो उसकी गर्दन के चारों ओर बनाया गया, ऐसा लगता है जैसे ज्वेलरी डिजाइन होते हैं, उस टाइप के वो डिजाइन दिखाई देते हैं बारीकी में। और उसमें ज्योमेट्रिकल लाइंस भी हैं, उसमें फूल भी हैं, और उसमें अन्य चीजें भी बनी हुई हैं, यहाँ तक कि पशुओं की आकृतियां भी हैं, नाव हैं, हिरन है, बत्तख है, इस प्रकार के डिजाइन भी दिखाई देते हैं। और इनमें जो शव के साथ में बर्तन यानी कि मृत पात्र बोला ना, देखिए मिट्टी भी है तो निर्जीव है ना, मिट्टी को मृदा कहा गया है, मृद पात्र मिट्टी से बना बर्तन, और मृत पात्र तो यहाँ पर सिर्फ उद्देश्यपूर्ण तरीके से जो ये बनाते थे, जो कि शवों के साथ में, उसकी समाधि के साथ में उनको रखा जाता था और इसके ऊपर मोर का चिन्ह बनाया जाता था। इस विशेष तौर पे मोर का चिन्ह बनाने के बाद में बकरा, मछली, पत्तियां, पेड़ पौधे और चिड़िया इत्यादि, या फिर सन जैसी कुछ किरणें निकलती हुई कुछ आकृतियां और लहरियां, ऐसी लहरियां और ऐसी एंगुलर लहरियां, इस तरीके की लहरियों का यहाँ पर ज्यामितीय आकृतियों का भी प्रयोग दिखाई देता है। तो वो जो सिंपल ह्यूमन फिगर थी वो यहाँ आकर कुछ अन्य आलेखनों में बदल गई।
सिंपल उस तरीके की फिगर नहीं रही कि उसने केवल नाचते हुए शिकार जैसे पशु बनाए थे, वो यहाँ पर आकर रिच डिजाइन्स में बदल गए। इनका डिजाइन के ऊपर, आकारों के ऊपर अपना कंट्रोल आ गया। किस तरीके से वे कंपोज करें, ये यहाँ पर हमें सभ्यता की मतलब क्रिएटिविटी की तरफ उन चीजों से ले जाता है, जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और फूल पत्तियां भी बनाई इन्होंने, मुर्गा भी यहाँ दिखाई देता है, बारहसिंगा है, हिरन है, ये सब यहाँ पर दिखाई देता है। और जलचरों में सांप भी दिखता है और मछली इत्यादि की आकृतियां दिखाई देती हैं। लाल और काली रेखाओं से चित्र बनाते थे, बर्तन चाक पर तैयार करते थे, इसीलिए उनकी प्रॉपर गोलाई मिली है। और जैसे मिट्टी के बर्तन तो आज भी ऐसे ही बनते हैं, कूंडे बनते का मतलब ऐसे चौड़े बर्तन बनते हैं जो नीचे जिनमें बड़ा बेस है, उसके बाद में खड़े होते हैं, उनको पकड़ा जा सकता है, उनके ऊपर कोई भी सामान अंदर रखा जा सकता है। तसरी है, खाने के काम में आती है। तीखी पेंदी के बर्तन, कुल्हड़, अभी भी देखिए कुल्हड़ नीचे की ओर नुकीले ही होते हैं, है ना, नीचे से काट कर सिर्फ उन्हें टिकाने लायक चीज ही छोड़ी जाती है। और आज की तारीख में जो चीजें पॉपुलर हो रही हैं, उसे आप जरा पीछे की तरफ जाकर देखिए कि बॉटल नुमा बर्तन भी इन्होंने बनाए। अभी पानी की बोतलें इस समय चल रही हैं जो मिट्टी से बनी होती है। अमृत घट, लंबे लोटे, है ना, एक सुराही जैसा आकार होता है, सुराही जैसा आकार नहीं है बल्कि लंबे लोटे बने हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हुए, जिनकी गर्दन छोटी थी लेकिन चौड़ाई की अपेक्षा जिनकी लंबाई ज्यादा थी। और भगोने जैसे आकृति में मिली है। और जो जैसे परोसने के लिए हमें जल को परोसने के लिए किसी टोंटी की आवश्यकता पड़ती है मिट्टी के बर्तन में, तो इन्होंने जो मिट्टी के बर्तन बनाए हैं, जल पात्र बनाए हैं, उसमें उन्होंने करवे जैसा पानी निकालने के लिए उसमें स्थान दे दिया है। और कुछ बर्तन संभवतः खेलने के लिए बनाए हो, वो बर्तन बहुत ही छोटे आकार में मिलते हैं और जो शायद मनोरंजन के लिए रहे होंगे, लेकिन डिजाइनों की जो खूबसूरती है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। अलग पशु पक्षियों के अतिरिक्त जो डिजाइन उन्होंने बनाए हैं वे भी बहुत सुंदर हैं। और इसमें यहाँ तक कि चेक तक के डिजाइन भी मिलते हैं, तो ये हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर। तो मिट्टी के बर्तन हमें ज्यादा मिले हैं, इसके अलावा लोथल में भी मिले हैं ये चीज। और लोथल में जो मिले हैं वहां पे गौरैया भी दिखती है, मतलब कितना प्राचीन पक्षी है। गौरैया और हिरन ये भी दिखाई पड़ते हैं। और ये पता चलता है कि भारत में भी जो उस समय मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता है, वहां पर भी चित्रकला का प्रॉपर विकास हो चुका था। और एक चीज और, अभी वृक्ष जो दिखे, अभी पीपल का वृक्ष दिखा था, फिर ताड़ का वृक्ष भी दिखाई देता है। तो लंबे वृक्षों का अंकन हो गया। और चित्रण में अंडाकार आकार भी आ गए, शक्करपारे जैसे, यानी कि जैसे डायमंड शेप्स जो होते हैं, तो वो भी दिखाई पड़ते हैं। सिंपल चौकोर ये भी दिख रहे हैं। समानांतर पट्टियां, एक के बाद में एक लाइनों का प्रयोग, ये भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार के जो चित्र हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं, खास तौर पर मिट्टी के बर्तनों पर। एक जगह है कोट दिजी, ये है सिंध में, सिंध मतलब पाकिस्तान में है अभी ये क्षेत्र। तो यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, और उनमें उनमें भी पट्टियों वाले डिजाइन हैं, मछलियां बनी हुई हैं, मोर हैं, हिरन है, पीपल का पत्ता है, ट्रायंगल बने हुए हैं। और फिश का स्कल, यानी जो उसके कवर पे जो फिश के जो ऊपरी स्किन पर जिस तरीके के डिजाइन पाए जाते हैं, उस तरीके के डिजाइन भी यहाँ पर मिलते हैं। और बर्तन पके हुए हैं तो इनका रंग पकने से मिट्टी का रंग लाल हो गया है। और सफेद रंग इन्होंने इन्वेंट कर लिया, अपना काला रंग इन्वेंट कर लिया, उन्होंने लाल रंगेरू रंग इन्वेंट कर लिया। तो लाल, काला, सफेद, ये सब रंग यहाँ पर अच्छी तरह प्रयोग किए गए हैं। तो इनके चित्रों में रेखीय सौष्ठव है, आकारों और ज्यामितीय रेखाओं में सभी प्रकार की रेखाएं हैं। यहाँ पर ये लिमिट नहीं है रेखाओं की कि इन्होंने कुछ ही काम करके छोड़ दिया हो। इसमें कर्व भी हैं, इसमें एंगुलर डिजाइन भी हैं, इसमें रियलिस्टिक आकार भी हैं, इसमें पशु, पक्षी
सरीसृप वर्ग और वृक्ष, इन सभी का अंकन दिखाई देता है, जो उनकी बारीक अवलोकन शक्ति का प्रतीक है। और बिच्छू का भी अंकन मिलता है। पात्रों के अन्य चीजों के बारे में मैंने अब डिटेल में बता दिया। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो है ताम्र युग की ओर बढ़ रहे हैं और मानव जीवन अब मजबूती की तरफ जा रहा है। मिट्टी का बर्तन की लाइफ कम है, वो तो दब गए इसलिए मिल गए। आप वैसे ही रखे रखाए मिल जाए ये थोड़ा मुश्किल बात है, लेकिन टीले में जो चीज दब गई वो दब गई, और बाद में जिस अवस्था में प्राप्त हुई है उसको और भी अधिक संरक्षित करके म्यूजियम्स तक पहुंचा दिया गया है, ताकि उस समय की संस्कृति का जिनसे हमें पता चलता है। तो ये जो चित्र हैं ये सारे के सारे मानव के विकास की कहानी को गढ़ते हैं कि कैसे कैसे धीरे धीरे वो कंदराओं के जीवन से उन कृषि तक आया। कृषि के बाद में उसने अपने लिए जो मजबूत ठिकाने बनाए, और उनके अलावा उसने अपने घर के अंदर के सामानों को भी मजबूत धातुओं से बना लिया। देवी देवताओं की मूर्तियां गढ़ने लगा, सिक्के गढ़ने लगा, और अपनी पहचान को और अधिक उसने स्ट्रॉन्ग बनाया। ये हो गई सिक्कों की बात। पहले ये था कि किस प्रकार के भवन बने पहले पार्ट में और किन स्थानों से प्राप्त हुए। उसके बाद में ये इन्होंने किस प्रकार की मोहरें, लिपि, डिजाइन बनाए और वो कहाँ से प्राप्त हुए, ये बात हो गई। अब चूंकि मिट्टी के ही बर्तनों की कला है, तो इस काल में जो मुख्य रूप से मूर्तियां पाई जाती हैं वे भी मिट्टी से ही बनी हुई हैं। हाँ, बात की जो है वो धातु से भी बनी हुई मिलती हैं। तो पत्थर, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पत्थर का भी मूर्तियां दिखाई देने लग जाती है, लेकिन विशेष रूप से मिट्टी और उसके बाद में धातु का ही विशेष स्थान है। तो इन प्रतिमाओं में जो स्त्रियों की आरती प्राप्त मूर्ति प्राप्त हुई है, उनको दैवीय स्वरूप जैसा लगता है। उनका अलंकरण इस प्रकार का है कि जिस प्रकार से उनको आभूषण बनाए गए हैं और जिस तरीके के उनके हेडड्रेस बना है, ऊपर पगड़ी इत्यादि जैसा दिखाई देता है, उससे लगता है कि शायद उस समय देवी पूजन होने लगा था। क्योंकि साधारण जहां पर बनाया मात्र देवी की, उसको थोड़ा सिंपल बनाया है, आभूषण युक्त तो वो भी। लेकिन ये जो कुछ विशेष मूर्तियां हैं और मिट्टी की बनी हुई है, लेकिन इनका जो अंकन है वो इस प्रकार का है। पहनावा ओढ़ावा देखकर लगता है कि कुछ विशेष इनको स्थान दिया गया है। तो ये दिखाई देती हैं, और मिट्टी के खिलौने तो मिलते ही मिलते हैं। तो इन मिट्टियों में प्रभावशाली एक खास मूर्ति जो पाई गई है, तो वो है जिसका मतलब इन आभूषणों की बारीकी उसमें देखिए कि गले में चोकर जैसा नहीं कि गले से चिपका हुआ कुछ ऑर्नामेंट जो है वो पहनाया गया है। इस प्रकार के बड़े हार, जैसे कि ज्वेलर्स कैसे पहनते होंगे उस युग के लोग, ये तो ईश्वर ही जाने, लेकिन मिट्टी को आभूषण के रूप में बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने उन लंबे हारों का भी यहाँ पर डिजाइनिंग इस तरीके की कर ली है, जैसे कि आज भी लंबे हार चलते हैं, गले में चिपके हुए चीजें पहनी जाती हैं, उस तरीके के हारों का इन्होंने यहाँ और करधनी तक भी बना दी है। तो आभूषण के जो इसको विशेष बनाए गए इस मूर्ति को, तो उससे ये एक विशेष प्रकार की पूजनीय स्त्री प्रतीत होती है, कोई देवी लगती है। और इसके सिर पर एक पंखे जैसा इन्होंने आकार बनाया हुआ है, जो शायद उस समय का प्रचलित कोई मुकुट हो सकता है या डेकोरेशन का पीस हो सकता है। तो ये अलंकरण युक्त मूर्ति है, डिजाइन से भरपूर है। और तो ये तो एक मूर्ति हो गई जो देवी की है। एक अन्य मूर्ति है, उसमें भी सिर पर पंखे का ही आकार है, लेकिन उसके हाथ पैर उस प्रकार के नहीं है। इसके हाथ पैर ऐसे हैं जैसे कि डंडे की तरह बनाए हो, सीधे हैं। तो उसमें उस प्रकार का लोच नहीं है। और ये भी मात्र देवी की ही मूर्ति है। और इस मूर्ति को अदिति नाम दिया गया है। अदिति का मतलब यह है कि जो देवताओं की भी माता है, और ये लक्ष्मी के रूप में बाद में मान ली गई है। और इस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। हाँ, एक चीज और विशेषता आगे चल के दिखाई देती है। मैं कुछ आगे, ये तो मिट्टी की मूर्तियां थी जो बहुत एग्जाम्पलरी हैं,
जिनके बारे में बात करी। अब आगे चल के एक आपने देखी होगी, कमर पे हाथ रखे हुए एक स्त्री की मूर्ति है। तो ये एक युवा नर्तकी की मूर्ति है, बहुत मशहूर है, चित्रों में दिखाई पड़ती है, लेकिन ये तांबे से बनी हुई है। इसके भी हाथ में पूरा राजस्थान जैसा आभूषण जो है वो दिखाई पड़ता है, मोटे मोटे कड़े हैं पूरी बाहों में। जिस तरीके से वो बंजारने पहनती हैं, उस प्रकार के आभूषण इसके हाथ में दिखाई देती है। तो ये लगता है कि इस तरीके के भी आभूषण ये लोग पहन रहे थे। गले में जो हार है उनमें बकायदा पेंडेंट टाइप के आकृतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इसी समय के लोगों ने, जब ये कांस्य युगीन सभ्यता जब डेवलप हो रही थी, सिंधु के जस्ट मतलब कोई भी सभ्यता जब आती है तो उसका एक ज्वाइंट काल होता है, मतलब जिस कारण से जब सभ्यता आगे बढ़ रही है, किसी परिवर्तन की तरफ चल रही है, तो सिंधु सभ्यता का भी ये ऐसा वाला पार्ट है कि जहां पर तांबे के प्रयोग की ओर ये बढ़ रहे हैं। तब जो तांबे की प्रतियोगिताएं, वो ये जो मूर्तियां बनी हैं, तो उसमें इन्होंने अब यहाँ पर मेटल में अन्य मेटल को बनाना भी, ढालना और उसमें अन्य धातुओं के को मिलाकर एक नई मेटल तैयार करना और उससे मूर्तियां तैयार करके इन्होंने बनाया है। तो यहाँ पर तांबे में रांगा मिलाकर कांसा बनाया। कांसे की धातु आज भी प्रचलित है। बिल्कुल इन्होंने रेशियो, उस रेशियो को सीख लिया होगा ताकि वो इस कांसे को बना पाए। ठीक है, वो कांसा आज भी उपयोग में। तांबे में संख्या या हड़ताल से बनी मिश्रित धातु का भी इन्होंने उपयोग सीख लिया था, और ऐसा लगता है कि वो आकृतियों को इन्होंने कहीं ढांचे, उसमें सांचे में भी ढाल दिया है। तो ढली हुई मूर्तियों के भी प्रमाण मिलते हैं। और ये जो प्रतिमा जिसकी मैं बात कर रही थी, इसके बारे में भी ये है कि ये किसी सांचे में ढालकर जैसे बनाई गई है। तो इस प्रकार की, और ये इस मूर्ति की ऊंचाई केवल 4.5 इंच है, लेकिन बहुत सुंदर मूर्ति है, आइकॉनिकल मूर्ति है कि जो उस समय की तांबे की कला का परिचय देती है। अब पत्थर से, ये तांबे की मूर्ति हो गई, मिट्टी की मूर्तियां हो गई, फिर तांबे की मूर्ति हो गई। अब यहाँ पर पत्थर से किस प्रकार की मूर्तियां बनी है इसी काल में, तो ये भी उत्तर काल है उसका। सिंधु सभ्यता के में जो पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो कैसी प्राप्त हुई हैं। अब आप देखिए आजकल मैनकिन जो बनाते हैं, तो उसमें भी कुछ आप ज्वाइंट का हिसाब किताब रखते हैं, कोई पेच होता है, किस तरह से फिक्स करने का होता है। या बहुत बड़ी मूर्तियां जब बनाई जाती हैं तो उनमें भी एक ही पत्थर में वो निकल आए। अजंता या अलोरा में जो लोग बैठे थे उन्होंने हजार हजार साल तक वो काटी थी पत्थरों को, चट्टानों को, तब उन्होंने उस तरीके की मूर्तियां बनाई थी। यहाँ सिंधु सभ्यता में जिस मूर्तियों को इन्होंने बनाया है, उस मूर्ति में उन्होंने ये समझ लिया कि इसके अंदर हम क्या फिक्स करके हेड, हाथ लगा दें, गर्दन लगा दें, इस तरीके की उन्होंने बनाया है। तो मूर्ति में ज्वाइंट के लिए प्लेस दिखाई देता है। कंधा है, शोल्डर है तो नहीं, शोल्डर नहीं मिला है, लेकिन शोल्डर में कुछ आगे हाथ लगाए जा सकते हैं, इस प्रकार की चीज। गर्दन में भी ऊपर की तरफ, हेड के बाद में हेड नहीं बना हुआ है, हेड में स्पेस मिला है कि जहां पर ऊपर से हेड को फिक्स करा जा सकता है। बाहों में भी इस प्रकार से के ज्वाइंट मिले हैं कि आगे से बाह उसमें ऐड की जा सकती है। इस प्रकार की जो पुरुष धड़ है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। और ये चीज जो है ये परवर्ती कला में भी दिखाई देती है कि यदि चीजों को कहीं से अगर हम पोर्टेबल हमें उन्हें करना है तो इस प्रकार के ज्वाइंट का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पे वैसे बर्तन, जब बर्तन ढाले जाते हैं और जब सप्लाई करने में उनको दिक्कत आती है, तब आजकल ये चीजें प्रचलित होती है कि उसमें पेच डाल दिए जाते हैं और उनमें ऊपर से चीजें टाइट कर दी जाती हैं। खासतौर पर डेकोरेशन पीसेस में इस प्रकार का की विधि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये पत्थर में इस प्रकार का ऑप्शन इन्होंने दिया है कि जिसमें कोई भी चीज को जोड़ने का एक स्पेस दे दिया है। तो ये चीजें हैं। और इसके अलावा एक यहाँ पर शायद नृत्य भी तब तक इन्होंने डेवलप कर लिया था अपने मनोरंजन के लिए, क्योंकि इसका प्रमाण हमें मिलता है, एक धड़ इस प्रकार का प्राप्त होता है जो नृत्य करते हुए है, पुरुष धड़। तो अगर मिला है तो इस बात से ये, और ये सेल खड़ी से निर्मित है, लेकिन ये है कि उसकी भाव भंगिमा ये कह रही है कि वो नृत्य कर रहा है।
इससे ये पता चलता है कि उस समय नृत्य का भी प्रचलन था। तो मूर्ति की बनावट, शरीर विन्यास इत्यादि ये सब इस प्रकार का लगता है कि नृत्य मुद्रा में लीन कोई प्रतिमा है। इसके अलावा एक और प्रतिमा जो है बहुत फेमस है, बहुत आइकॉनिक है, एक दाढ़ी वाला योगी का जो मूर्ति है। तो इसकी दाढ़ी में बकायदा बिल्कुल लंबी लंबी आकृतियां, जो बाल हैं उनको लंबी धारियों से बनाया गया है। और ये प्रतिमा किसी योगी जैसी दिखाई देती है, कंधे पर चादर दिखती है। तो ये पता चलता है कि उस समय पूजा पाठ का आरंभ अग्नि वेदिकाओं से पता चला था। अग्नि वेदिका के अलावा जो मूर्तियां मिल रही हैं देवी देवताओं की, उनसे भी पता चलता है। और उसके अलावा पूजा करने वाले का भी अब तो प्रमाण इस मूर्ति से मिलता है। तो ये किसी पुजारी की प्रतिमा जैसी लगती है और बहुत ही एक ऐसी फिगर है जिससे ये पता चलता है कि उस समय पर काफी पूजा पाठ होता था। तो ये है आपके जब वैदिक सभ्यता नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता में किस प्रकार की चीजें मिली हैं, ये इसके बारे में यहाँ पर बात पूरी हो जाती है हमारी। मतलब बात पूरी तो ऐसे तो विस्तार कितना भी किया जा सकता है, किंतु जिस प्रकार की जो आइडेंटिफाइड चीजें मिली हैं, जो उस समय की उस काल की कला का परिचय देती हैं, वे सभी चीजें यहाँ पर लगभग कवर हुई। वे स्थान कवर हो गए, उनका डिजाइन कवर हो गए, किस तरीके के मटेरियल थे वो उन्होंने यूज करे वो कवर हो गए, किस प्रकार के बर्तन थे उनकी बात हुई, किस प्रकार के डिजाइन्स थे, किन पशु पक्षियों के प्रति उनकी संवेदना थी या किस तरीके से उनका ऑब्जर्वेशन था, कैसे उन्होंने उनको प्रेजेंट किया, तो वो भी यहाँ पर बात हुई। और कैसे पत्थरों का प्रयोग इन्होंने किया है, ढलाई कैसे की है, ये सभी चीजें लगभग यहाँ पर सामने आ जाती हैं। तो इसके बाद में ये हम सिंधु घाटी सभ्यता का तो हो गया। और इसके बाद में अब हम जो आपसे अगली चैप्टर जो लेंगे, अब हम जाएंगे इसमें अजंता भारतीय चित्रकला में। आपकी मैडम से भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी कि अगर अजंता से आगे बढ़ाना है तो उसके बारे में मैं बात करूं। अब आप मुझे बताइए कि इस संबंध में कुछ और चर्चा के लिए आपके पास अभी कुछ कहना चाहते हैं आप? क्लास में हैं भी? यस मैम। यस मैम। आपने 2 लोग दिख रहे यस हैं, मैम। बस 2 ही दिख रहे हैं। एक बार जरा अपनी अटेंडेंस मुझे कुछ आइडिया दीजिए, कौन कौन है यहाँ? अंजलि क्लास में रहती हैं कि नहीं? अंजलि का केवल फेस दिखता, चलो पता चला। हाँ, कुछ क्वेरीज है आपकी जो आज आप बात करना चाहेंगे? कुछ आपका लिटरेचर रिव्यू आगे बढ़ा है? किस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, कुछ बारे में आपने सोचा? नहीं सोचा है? मेरे ख्याल से थोड़ा अब आपके दिमाग में आना चाहिए, आपको दिसंबर में जमा करना है ना? किसी एक पॉइंट को तो आपने लेकर अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग? लाइब्रेरी ज्वाइन की है? हाँ मैम, एक बार किया है अभी। एक ही बार किया है? एक बार से क्या होगा? यहाँ पे है नहीं ना लाइब्रेरी ज्यादा। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी एक बार गए थे यहाँ पे, तो यहाँ कुछ ज्यादा है नहीं गोरखपुर में। आप गोरखपुर से हैं? यस मैम। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी नहीं है तो म्यूनिसिपल लाइब्रेरी होती है, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी होती है, और आप ई लाइब्रेरी सभी में खोजिए, ई लाइब्रेरी को खोजिए, वेबसाइट को खोजिए, अपने जो कुछ भी आपका जो आप सबसे पहले तो आपको सोचना जरूरी है ना, अब खोजेंगे क्या, एक विषय तो लेकर आगे बढ़ेंगे ना, तो वो आप करो। ठीक है, तो
अब हम इसमें आगे, मैं 2-4 मिनट के लिए अभी ब्रेक लेकर, है ना, आप जब तक जरा सोचो, ठीक है। और मैं जरा ये आपका अगला पॉइंट देख रही हूँ कि मैं इससे रिलेटेड ही आगे बढ़ाऊं या फिर सीधे अजंता जो बौद्ध काल है वहां पर जाकर भारतीय चित्रकला के बारे में बात करें, क्योंकि आपकी क्लासेस भी कुछ लिमिटेड होंगी। आज 4 क्लास हो गई हैं और 4 में भारतीय चित्रकला का जो ये वाला पार्ट है जो मध्यकाल है, मतलब गुप्त काल से लेकर यहाँ तक का लगभग कवर करना है। तो इसके बारे में भी हम बात करें तो मैम जी मैम आपसे एक बात पूछ रहा था। बताइए। मैम जैसे मेरा अप्लाइड आर्ट है तो उसके टॉपिक क्या अलग होंगे क्या पेंटिंग वालों से? आपके चुनने पर डिपेंड करता है। मतलब कोई ये आप पढ़ रहे हैं ना मेथोडोलॉजी, ये कोरिलेटेड फील्ड है ना, ये कोरिलेटेड फील्ड है। आप पढ़ रहे हैं मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी का मतलब आप काम कैसे करेंगे आर्ट के क्षेत्र में। अगर आपको करना है तो आपके तरीके में कोई अंतर नहीं आएगा, आप अपना विषय लें, ठीक है। आपका अप्लाइड आर्ट है तो अप्लाइड आर्ट ही रहेगा, पीएचडी इन अप्लाइड आर्ट करके ही ऊपर आएगा। अगर आप ले रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट कैसे बदल देंगे? आपका यदि ग्रेजुएशन उसमें, पीजी उसमें है, तब आप यहाँ आके थोड़ी बदल देंगे, क्योंकि आप यदि कहीं भी सेलेक्ट होते हैं, कुछ होते हैं, तो एक पर्टिकुलर बायोडेटा के साथ में जाएंगे ना, आगे बढ़ेंगे अपनी ही फील्ड में। तो आप वैसे भी मल्टी डिसिप्लिनरी समय बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इंटर रिलेटेड आप टॉपिक चुन सकते हैं, ठीक है ना। तो अप्लाइड है तो अप्लाइड में भी आपका इंटरेस्ट किस ओर है, जो थोड़ा सा बताएं। एडवर्टाइजिंग विजुअलाइजेशन और इस तरफ ज्यादा है। तो आप ऐसा विषय उठा सकते हैं ना कि अप्लाइड आर्ट एंड मार्केटिंग कुछ करके, कुछ ये तो पेंटिंग से रिलेटेड है ना। अब ये जो है अप्लाइड आर्ट एंड पॉलिटिक्स, आप देखो ना पॉलिटिक्स कहाँ, पॉलिटिक्स भी तो इसमें कितना यूज कर रही है। इलेस्ट्रेशन जैसे है तो उसको भी यूज कर सकते नहीं हैं। नहीं, बहुत इसका पूरा देखिए, टीवी पे पूरा जो ग्राफिक्स वाला पार्ट है वो आ जाता है इसमें, इसमें अखबारों के एडवर्टाइजमेंट ये वाला पार्ट आ जाता है ना। और जितना आपका, जैसे चाहे मोबाइल पे कवर कर रहे हैं उसको, कहीं ना कहीं ये चीज क्रिएट हो रही है, कंपनियां काम कर रही हैं, तो उससे रिलेटेड आप कुछ निकालिएगा। इस संदर्भ में यदि इसमें काम नहीं हुआ है तो आपको काम का स्कोप मिल जाएगा, है ना। क्योंकि विषय अगर अपना रखोगे तो बेटर होगा। ये इसमें मतलब आपके लिए शायद बहुत सुलझ के चलने वाली चीज है, बहुत एकदम फील्ड से हट के कोई चीज ले लेते हैं, जैसे सही है, यूनिक आइडिया होना चाहिए, पर थोड़ा सा रिलेटेड भी होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। और दूसरी बात है वो चीज यूजफुल भी होती है। फिर मैं बताया ना, यूजीसी का अभी जो एम चल रहा है वो यही है कि आपकी जो रिसर्च है वो किस प्रकार से काम में आएगा वो डेटा। तो कुछ इस तरीके की चीज अगर दिमाग में रहती है तो आप उसे लें। और आर्ट मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है, ये तो आप देख लीजिए अब तक कितने सेमिनार इसमें हो चुके हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए पॉलिटिक्स एंड आर्ट मार्केटिंग, है ना, तो ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और फिर इसका परफेक्शन कैसे मार्केटिंग को प्रभावित कर रहा है, कहाँ अमेजोन पे जा रहा है, किताबों में जा रहा है, अखबारों में जा रहा है। बहुत आप जरा सोच के देखेंगे ना, बहुत अच्छा तो रिसर्च पेपर तैयार होगा और बहुत अच्छा आप इस पे सोच पाएंगे आगे। तो आप चुन सकते हैं इसको। मेरे ख्याल से आप पहले लिटरेचर रिव्यू अच्छे से कर लीजिए, लिटरेचर रिव्यू अच्छे से करेंगे आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी। अगर आप इस तरीके के विषय को लेकर करते हो तो बहुत ज्यादा वैसा भी नहीं है। मार्केटिंग के बारे में आपको बुक्स पक्का मिल जाएंगी, वो सेमिनार्स वगैरह के मिल जाएंगे। तो जिससे आपका क्या आपने देखा पहले, क्या हो चुका है, ये आपको उसमें आ जाएगा वहां पर। और कोई थैंक यू मैम। कोई दिमाग में सवाल आते हैं जरूर डिस्कस किया करें। पेंटिंग तो सब किताबों में दी हुई है, कोई चीजें हैं, लेकिन जो चीज आपकी कुलबुला रही है अंदर वो नहीं निकल रही है ना। ये है कि हम सोच पा रहे हैं क्या, कुछ सोचने के लिए रास्ता मिलना चाहिए। इतना जो आपका 6 महीने की जो मेहनत आपके ऊपर की जा रही है, उसे सोचने का रास्ता मिलना चाहिए कि हम क्या करें आगे।
क्योंकि सिनॉप्सिस का टॉपिक सेलेक्ट करना ही सबसे कठिन काम है, फिर सब रास्ता मिल जाता है। मतलब अगर एक अच्छी सिनॉप्सिस आपने इस तरीके से जो पिछला होमवर्क करके अगर आपने कर ली, तो उससे आपको ये हेलो समझ मैम। में आ जाएगा कि हाँ भाई हमारा सब एक प्रिपरेशन है और अब हमें बस इधर इधर जाना है, पते हमको मिल गए हैं कि हमें कहाँ जाना है, तो ये रहेगा। हेलो मैम। हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैम सिद्धिदात्री मिश्रा बोल रहे हैं मैम। हाँ बोलो। मैम ये पूछ रहे हैं कि वही आपने जो अभी बताया कि अपने ही टॉपिक से तो पेंटिंग में है, तो मैम किसी आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर पे कोई ऐसा टॉपिक टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड ले सकते हैं? ले सकते हैं, अगर इसे मूर्ति कला वाले ले तो और ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर को करके आप कर सकते हो। तो मैम उसमें तो चित्रकला होता नहीं है, मतलब वो तो एक मूर्ति कला का ही क्षेत्र है। हाँ, अगर इस ग्रुप में मूर्ति कला वाले स्टूडेंट्स हैं हाँ मैम। तो मूर्ति कला वालों के लिए और बेहतर रहेगा। हाँ नहीं है ना? मैम, मतलब मेरा मकसद ये है क्वेश्चन कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मतलब ले सकते हैं ऐसा? देखो इंटर रिलेटेड तो आप बिल्कुल ले सकते हो। यस मैम। हाँ, इंटर रिलेटेड आप ले सकते हैं, ठीक है। आपका विषय चित्र, मतलब आपका रहेगा चित्रकला, लेकिन इसको चित्रकला से थोड़ा जोड़ जरूर लेना। हाँ प्योरली अगर आप दूसरी साइड में चले जाओगे ना, तो उसमें फिर आपको नए सिरे से सारा देखना पड़ेगा और विषय थोड़ा सा हट ना जाए। मतलब ये कहने का है कि मैम जो चीज हमारा है, जो मेन स्ट्रीम है, वो चीज उसमें आनी चाहिए, बिल्कुल हट मुझे नहीं लगता नहीं इंटर रिलेटेड हो, पर थोड़ा सा कहीं आपके इससे कनेक्ट हो। इंटर रिलेटेड का मतलब इधर भी जुड़ी हो और उधर भी जुड़ी हो, मैम, समझिए। है ना? हाँ, अंतर संबंध आप उनका देखो ना, यस मैम। ओके और मैम, उसी थैंक चीज यू। को लेकर आप सोचो थोड़ा। यस मैम। और मैम एक चीज ये पूछना था कि लिटरेचर रिव्यू करने के लिए अगर मान लीजिए हम ऑनलाइन करना चाहते हैं, जैसे लाइब्रेरी वगैरह में अगर उतनी सारी चीजें हमें नहीं मिल पाती हैं, तो मतलब डायरेक्ट हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वो भी गूगल पे डायरेक्ट मिल सकता है, या फिर जैसे वो होता है साइंस वाले जो होते हैं उनका स्कोपस वगैरह पे होता है, तो उस तरीके से हम लोग का भी कोई अलग है जहाँ से हम लोग को मिल सकता है? आप संबंधित साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आपको यस। सब कुछ मिलेगा। आपको अच्छा। सिर्फ ये देखना है कि इस फील्ड में क्या हो चुका है। यस मैम। तो मतलब जैसे डायरेक्ट आप किया जा अपना सकता विषय है? सोचोगे ना, तो यस संबंधित मैम। रिसर्च निकल कर आती है ना सामने। संबंधित हो सकता है थीसिस का उसमें सुझाव कुछ आता होगा। शोधगंगा पे देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? और हाँ। शोधगंगा पे देखिए, ई लाइब्रेरी जो भी है ना, हाँ। उस वेबसाइट को सर्च करिए, तो उसमें रिलेटेड आपको यही चीजें मिलेंगी जो उस संबंध में काम हो चुका है, जो भी बात का काम है, क्योंकि पुराना काम तो अपडेटेड इस पे ऊपर अभी मतलब शायद लाइब्रेरियों को सालों साल काम करने की जरूरत है कि पुराना शोध जो है उसके ऊपर अपलोड किया गया हो। इसमें मैम वही मिलेगा शोध आपको जो गंगा पे जो अपलोडेड है। मिल रहा है, जो शोध मैम गंगा पे शोध मिल रहा गंगा है। पे ज्यादा मिलता नहीं है मैम। हाँ वही मैंने सर्च शोध किया। गंगा पे जो मिल रहा है उसमें बहुत सुनाई नहीं दे रहा बहुत मुझे, टाइम लगता है। बताइए। हाँ मैम ये कह रहे थे कि शोध गंगा पे जो मिलती है चीजें, तो वो क्लियर नहीं हो पाती है, बहुत ज्यादा कुछ उसमें रहता है, सारी चीज पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता तो है। आपको अभी लिटरेचर रिव्यू में सारी चीज नहीं पढ़नी है, आपको उसका डिटेल जो मतलब पब्लिकेशन का डिटेल है वो नोट करिए, और वो थीसिस क्या विषय था उसका, और मुख्य उसमें क्या चीज फाइनली निष्कर्ष रूप में निकली हुई है, बस इतना सा उठाना है आपको वहां से। 1-1.5 पैरा, मतलब ज्यादा में ज्यादा एक पेज आप ले लीजिए, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू भी आपका कुछ पेज लिमिट के साथ में होगा, ठीक है। यस। और आपको लगभग 20 लेने होंगे उसमें, और लगभग पिछले 20 साल के शोध उसमें प्रेफरेबल होते हैं। इसमें रिसर्च पेपर भी आ जाते हैं, और इसमें बुक्स भी आ जाती हैं, और इसमें थोड़ा मेन मेन वेबसाइट अगर कोई बहुत मशहूर है, तो मशहूर है या उस क्षेत्र में ज्यादा काम हुआ है, वो इंटरनेशनल भी हो सकती हैं और नेशनल भी हो सकती हैं, ठीक है। और अखबारों में भी कभी कभी बहुत अच्छे लेख निकल जाते हैं, तो वो जब आपको ना मिल रहा हो तो आप अखबार वाला जो रेफरेंस आपको मिल रहा है उसका नोट कर लें। तो इतना जो आप जहां उलझ रहे हो जाके कि इतना सारा आप कैसे लिखोगे, तो लिखना ही नहीं है।
नहीं मैम, लिखने की बात नहीं है। लिखने की बात नहीं है। आप ये देखिए कि उसने क्या उद्देश्य लिया था, क्या निष्कर्ष उस थीसिस का, वो लास्ट में उसने अपने जो, और रूपरेखा उसकी पढ़ो आप, ठीक यस है। मैम। रूपरेखा, आप थीसिस का रूपरेखा पढ़िए, उनके उद्देश्य पढ़िए, क्या एम लेकर ये चले थे, और लास्ट वाला जो चैप्टर है उसको आप देख लीजिए उस। यस। लेकिन हाँ, कुछ भी नोट करने से पहले यही चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी बिब्लियोग्राफी में भी काम आएगी। मतलब आप पहले राइटर का सरनेम लीजिए, नेम लीजिए, है ना, और उसके बाद में फिर किताब का नाम लीजिए। किताब के नाम के बाद में जहां से भी आपने यहाँ पर आपको पेज नंबर उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। जब आप बिब्लियोग्राफी बनाते हैं तब भी उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। जब आप रेफरेंस के तौर पे उपयोग करते हैं किसी किताब का, तब आपको पेज नंबर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ आप ये बता रहे हैं कि इसे मेरे इस टॉपिक से संबंधित ये काम उस पुस्तक में हो गया है, बस यहाँ पर ये बताना लिटरेचर रिव्यू में। और क्या हो गया है, क्योंकि जो आपको उसमें मिलेगा बस आपको उससे अलग हटके करना है, उससे आगे करना है, ठीक है। जो हो गया है ठीक है। उसको रिपीट नहीं करना है। तो इसका यस। जो रिव्यू का एम ही ये है कि आप जो भी शोध कार्य हो गए उनकी हमें जानकारी हो, ठीक है। और बताएं। मैम मेरा नाम अनामिका तिवारी है। मैम मेरा सब्जेक्ट अप्लाइड आर्ट्स से है। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो टॉपिक मैं लेना चाहती हूँ वो काफ़ी कंटेम्प्रेरी है, मतलब कि जिस पर अभी रिसर्च बहुत कम या फिर ना बिल्कुल नहीं हुई है। तो मैम मेरी कन्फ्यूज़न ये है कि मैं उस पर रिसर्च करना तो चाहती हूँ, बट आगे चल के ऐसा तो नहीं है कि मुझे उसका जो कंटेंट है वही ना मिले, तो उसको उस रिसर्च को कैसे कंटेंट तो आगे। आप बनाओगे ना, आप मैम कर रहे हो लिटरेचर रिसर्च में, रिव्यू आप की, लाओगे ना कंटेंट तो। मैम आपको लिटरेचर कंटेंट रिव्यू की अपने बात कर नहीं रही नहीं, अगर आपने कोई विषय ऐसा उठाते हैं, लिखा हुआ कंटेंट नहीं होता, लेकिन आपके सोचने लायक यदि विषय है तो आपका काफी उसमें चीजें आपको फील्ड में काम करके मिलेंगी। आप ये देख लीजिए, इसका स्कोप तो आपको देखना ही पड़ेगा। आपने कोई चीज सोची, क्या ऐसी चीज सोची जिसके बारे में कोई और सोच ही नहीं रहा है, का मतलब सोचना चाहिए था, नहीं सोचा गया, छूट गई वो फील्ड, वो तो बात दूसरी है। पर क्या सोचने लायक ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। नहीं मैम, एक्चुअली वो अभी हुई है, रिसेंट हुई है, इस वजह से अभी उस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है। जैसे एक तो मैम एग्जांपल है कि एआई जो आजकल चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका रोल अप्लाइड आर्ट्स में, तो उसका थोड़ा सा कम है अभी। और दूसरा मैम मैं श्वेता रतनपुरा जी के ऊपर रिसर्च करना चाहती थी, जिन्होंने भी हाल ही में वर्ल्ड स्किल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया एज एन ग्राफिक डिजाइनर। अभी थोड़ा तो सा मैम एक दिक्कत ये आ रही है कि अलाइव आर्टिस्ट पर काम, ये कह रहे हैं कि उसकी तो अभी लाइफ काम करने के लिए बची हुई है। एक सिंगल आर्टिस्ट को लेकर आप उसे नहीं कर पाएंगे, उसको आप कई सारे आर्टिस्ट के साथ में जोड़ के कर लो। उन जैसे और दो चार लोग होंगे ना काम करने वाले, उनका एक समूह बना के आप कर लिए। ये समकालीन कला में इस प्रकार के प्रयोग ये जो है आपके अप्लाइड आर्ट का जो भी विषय आप उठाना चाहते हो, उसका समकालीन कला में उपयोग, या इस नजरिए से एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन, ऐसे करके आप काम कर सकते हो। तो इससे बात बन जाएगी। अब मैं अभी देख रही हूँ ना, क्योंकि हम लोग एकदम रिसर्च में एकदम गहरे घुसे हुए ही है ना, तो हम देख रहे हैं कि हमारी क्या चीज एक्सपर्ट्स मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं, कौन सी चीजों को वो अपने सुझाव के साथ में सामने लाते हैं। तो हमें वो ध्यान रखने ही होते हैं कि आफ्टर ऑल सिनॉप्सिस पास होना बहुत जरूरी है। यदि सिनॉप्सिस पास नहीं होगी तो आपकी विचारधारा कुछ भी हो, फिर आपका काम ही करने को नहीं मिलेगा। तो आप ये देख लें। और दूसरी बात ये है कि आप जब सिनॉप्सिस जमा करते हैं तो एक मॉडिफिकेशन का एक ऑप्शन आता है। वो होता है फिर तब जबकि आप जमा कर दोगे एकदम बिल्कुल फाइनल, आपके सब 10 वो जो है निकल चुकी हैं, यूनिवर्सिटी में जमा हो गई, उसके बाद में मीटिंग होगी कभी आर्टिस्ट की, फिर आपका रिजेक्शन या एक्सेप्शन वो तब जाके होगा। तो आप दुआ मनाओ कि आपका एक्सेप्ट हो जाए टॉपिक, है ना। तो और मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है, यूनिक चीज यदि अच्छी है तो उसकी बहुत तारीफ भी होती है। तो आप पूरी उम्मीद के साथ में करें, लेकिन मैं कह रही हूँ कि सिंगल आर्टिस्ट को अपना लो। सिंगल आर्टिस्ट लोगे तो फिर वही होगा कि अभी तो इनका काम करने का स्कोप बहुत बाकी है, तो इनके ऊपर अपने के लिए कैसे काम करते हैं, ये दिक्कत प्रैक्टिकली आई है सामने, या कुछ लोगों ने उस पर नहीं करने दिया है। डाटा कलेक्शन का प्रॉब्लम आता है मैम, यूनिक टॉपिक लेने में ऐसा होता है मैम। नहीं, अगर आप 4-6 आर्टिस्ट लेकर करोगे, लेकिन थोड़ी सी सहमति ले लो आप जरा जिन कलाकारों के बारे में आप काम कर रहे हैं,
एक बार आप ये देख लें कि अगर उनके फोन नंबर्स आपको मिल सकते हैं, आप उनसे बात कर लें कि सर हम काम करना चाहते हैं, है ना, जो भी मैडम हो उनसे काम करना चाहते हैं, हमें आपके इंटरव्यूज की जरूरत रहेगी, तो थोड़ा देखें बात करके क्या मिल सकता है ना। ये दिक्कत आती तो है, डेटा कलेक्शन में आती है। और दूसरी बात ये कि जब आप जा नहीं पाते किसी के पास में, तो दूर बैठे कोई देना भी नहीं चाहता है। थोड़ा इंटरव्यू के लिए आप, चाहे आपका फैमिली सपोर्ट हो चाहे फ्रेंड सपोर्ट हो, जो भी हो, थोड़ा सा उनके पास में जाइए, रिक्वेस्टिंगली बात करिए। और अगर आपका ऑनेस्ट मेरे ख्याल में वो है प्रयास, तो हो सकता है कि आपको पॉजिटिवली इंटरव्यू देने के लिए वो लोग तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मेरी ऐसी 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में अभी वो यही चीज है कि वो आर्टिस्ट के पास जाने के लिए निकल ही नहीं पा रही हैं। जब आप जाओगे नहीं तब कैसे काम पूरा होगा? 2.5 साल अगर हो गया और आपका डेटा कलेक्शन नहीं हुआ, तो आप समझिए आप 6 साल के लिए जाने वाले हैं, फिर आप कब करोगे जाके? तो ये होना चाहिए कि आपका सबसे पहले अच्छा विषय का चुनाव हो। लिटरेचर रिव्यू तो आप अभी सीखने के लिए कर लो, अगर आपका टॉपिक आप सूझ जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर आपका इतना जो रिव्यू आपने करा ये आपके लिए बहुत ही डेटा कलेक्शन की तरह ही होगा। पर अगर नहीं हो पाता है और आपको इस समय पूरा करना है, तो आप आगे जो भी विषय लोगे उसे इस तरीके से लो कि जिसमें डेटा कलेक्शन के लिए आप थोड़ी सहमति ले लेना। 2 या 3 महीने जो भी आपको सिनॉप्सिस बनाने के लिए मिलेगी, तो थोड़ा सा बात कर लें, कोई माध्यम ढूंढ लें, कोई बड़ा आर्टिस्ट जिसको आप जानते हो वो उनसे बात करवा दे, तो आपको आसानी होगी। ये कर सकते हो, ठीक है। ओके मैम, तो थैंक यू। हाँ, मुझे तो ये लगता है मतलब सिंगल आर्टिस्ट पे काम करने देने में हो सकता है कोई जो आर्टिस्ट है लाइव है उस पर, एक तो आप फंस जाओगे कि एक ही से आपको बात करनी है ना, और वो तैयार नहीं हो तो 2-4 होते हैं और एक अन्य का कॉलम डाल देते हैं। अन्य में ये होता है कि अगर अदर आर्टिस्ट भी आपको मैटर नहीं मिल रहा है, थोड़े से अदर आर्टिस्ट होते हैं तो छुटपुट जो भी काम कर रहे होते हैं, जो थोड़े ठीक ठाक होते हैं, मीडियम लेवल के होते हैं, तो उन्हें भी आप उसमें शामिल कर सकते हो, तो थोड़ा डेटा कलेक्शन में आसानी हो जाती है। और बताएं। बोले जो भी समस्या है सामने आप उसे बोलिए, समस्या मतलब सॉल्यूशन ही निकल के आ रहे हैं ये आपके सामने। तो मेरे ख्याल से फिर अब हम जो आगे, अब जो आपको कल जो टॉपिक उठाएंगे, अगर आपको अभी भी दिमाग में आ रहा है डिस्कशन के लिए, अभी एक मूड बना हुआ है वैसा कि जिसमें आप एक के बाद में एक, और आप जब आप ग्रुप में बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को वो बात कन्वे होती है, अकेले के लिए नहीं होती। तो अभी भी किसी के यदि सवाल हैं तो आप उन्हें निकाल लीजिए। आज मैं देखूं कितने कैंडिडेट, आप डेली ही सारे लोग, इतने 8-10 लोग हैं इस ग्रुप में, 1 2 3 10 दिख रहे हैं मेरे को। तो सुझाव आपके वहां तक पहुंच जाएंगे, और नहीं तो फिर हम कल से गुप्त काल के बारे में, जो मौर्यन काल है उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा वहां के आर्किटेक्चर की बात करेंगे, थोड़ा उस समय के पत्थर की जो मूर्तियां बनी है, जो भवन बने मुख्य रूप से, और उसके बाद में फिर हम मौर्यन काल में अजंता है, और अजंता के फिर बाद का पीरियड है उसे लेंगे, अजंता एलोरा की बात करेंगे, कुछ और मुख्य मुख्य गुफाओं के बारे में बात करेंगे, तो जहां पर उनके मूर्ति कला, उनकी जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला, तीनों की बात करते हुए हम फिर इसमें मध्यकाल की तरफ बात करेंगे। ठीक है, तो मौर्य काल तो ये तो आप जानते ही हैं कि ईसा पूर्व लगभग तीसरी चौथी शताब्दी के आसपास चंद्रगुप्त का जो गुप्त वंश का जो था साम्राज्य स्थापित हो गया था। और उस समय पर ये वो एक ऐसा काल था कि जब कलाओं की अभिव्यक्ति के लिए एक बड़ी घटना ये घटी कि पत्थर को एक्सप्रेशन के लिए स्वीकार कर लिया गया। जो ये रॉक कट टेम्पल्स हैं, कंदराए नहीं है, अब कंदरा तो का युग निकल गया, ठीक है, जो कच्ची मिट्टी और पक्की मिट्टी का भी युग निकल चुका है, बहुत आगे हम समय कालखंड में आके आ चुके हैं, और हम आ गए हैं पूर्व प्राचीन काल।
और ईसा पूर्व का जो समय है, यहाँ पर ज्ञान का भंडार चाणक्य का समय था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय था। एक आदर्श काल है देश में, जो देश को विकास की तरफ ले जा रहा है, जहां पर निडर राजा हैं, जहां इस तरीके की चीजें हैं कि जो राजा इतने अवेयर हैं कि देश में कलाओं की उन्नति के लिए एक सुंदर वातावरण है। वहां ऐसे काल में आकर हमें दिखाई देता है, और इधर बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं घटी हैं, ये उनके जीवन पर प्रभाव डाल रही हैं। तो यहाँ धर्म का एक विशेष योगदान दिखाई देता है। पूरी राजनीतिक शांति है, शांति होने के कारण जो कलाएं हैं, वो कलाएं हैं, जो भिक्षु हैं, उन्हें अपने धन और जीवन यापन के लिए कुछ विचार नहीं करना पड़ा। वो यदि कलाकार हैं तो विशुद्ध रूप से वो कलाकार हैं। धार्मिक शिक्षाओं को लेकर एक जगह से दूसरे स्थान पर वो विचरण कर रहे हैं। वहां जाकर अपने जहां विहार करते हैं, विहारों की रचना हो गई है। जहां पर रहते हैं वहां उन्होंने पत्थर रॉक कट टेम्पल को बनाना शुरू कर दिया है, और इस तरीके से उन्होंने कला के ऐसे मूर्त स्वरूप का ढांचा खड़ा करा है जो कला की त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला, तीनों का संवेद विकास यहाँ पर दिखाई देता है। और गुप्त काल को इसका स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय पर जो चरमोत्कर्ष हमने कलाओं का दिखाई देता है, ईसा पूर्व द्वितीय शती से में उतना नहीं है, लेकिन जो थोड़ी गुफाएं पहली शती के आसपास आकर बनी हैं, उनमें उन्होंने चित्रकला की अपनी पूरी टेक्निकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर लिया, भित्ति को बनाना अच्छे से तैयार कर लिया, और साथ में धार्मिक विषयों का एक ऐसा उनके पास विचार था कि जिससे वो उन कथानकों को वहां पर चित्रित कर सकते थे। तो देश में धार्मिकता ऐसी थी कि जो देश की शांति के लिए आवश्यक थी। उस शांति को लेकर जो उनकी टीचिंग्स थी, उसको उन्होंने फैलाने के लिए अपने भिक्षु जो थे एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। कोई रमणीय स्थान देखा, वहां पर रुक जाते थे और वहां पर लंबे समय तक रुके रहकर कार्य करते थे। फिर हम कालखंड की बात अभी बहुत विस्तार से मैं इसको कल ही बताऊंगी। अभी मैं इसके बारे में सिर्फ एक आउटलाइन या इंट्रो बताते हुए हम आगे कर रहे हैं। इस काल में जो चित्रकला की विशेषताएं विकसित हुई हैं, वे सभी वो हैं जो भारतीय चित्रकला की आदर्श विशेषताएं माना गया है। जो षडांग की बात हम बाद में जाके करते हैं, लेकिन षडांग का हमें यहाँ पर जो उपयोग है आकृतियों में, वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम वनगाभम सादृश्यम इति चित्र षडंगकम। तो ये जो हमें यहाँ पर व्यवहारिक रूप से उसका उपयोग यहाँ पर दिखाई देता है। तो इन सब की बात होगी। कौन से कथान विशेष जो जातक कथाएं हैं उनके बारे में बात करते हुए, एक और अजंता के बारे में एक बात और कहनी है। यहाँ पर गुप्त काल को फिर से रिपीट करेंगे थोड़ा सा, लेकिन संगीत के जो प्रमाण है, जो आकृतियां मंदिरों में बनी हुई हैं और गुफाओं में बनी, कहीं जहाँ पर अलंकरण तो है ही है, प्रकृति का बहुत ही सजीव चित्रण है। यहाँ पर पशु पक्षियों के बारे में उनका बारीक अवलोकन है और उसका एक्सप्रेशन है। हाथों के हाथ की मुद्राएं, पैर की मुद्राएं, शरीर में जो लोच है, कर्व लाइंस का बहुत ही सुंदर उपयोग दिखाई देता है। जो अंकन में कोणीयता थी वो यहाँ पर कम से कम है। यहाँ पर हमें आकारों में जो लचीलापन है वो देखने के लिए मिलता है। आदर्श आकार दिखते हैं और इसके अलावा भावपूर्ण अंकन होना, ये यहाँ पर इनके इस काल का विषय है कि चित्र मात्र शारीरिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति के माध्यम नहीं है, बल्कि भावाभिव्यक्ति के माध्यम है। तो चित्रकार ने यदि किसी फिगर के आकार को बड़ा बनाया है तो क्या सोच के बनाया है, और छोटा बनाया है तो क्या सोचकर बनाया है। तो उसका
जो यहाँ पर जो प्रमाण है, एक खास तौर पे हम जो एक रूप भेदा प्रमाणानी, ये जो प्रमाण है ना यहाँ पर, ये प्रमाण के बारे में जो कल्पना या उसके बारे में जो व्याख्या मिलती है वो तो ग्रंथों में मिलती है। यहाँ पर प्रयोग कैसा है, ये आपका भावात्मक प्रमाण है, यहाँ पर दार्शनिक प्रमाण नहीं है। कैसे कि बुद्ध का व्यक्तित्व महान है। ज्यादातर जो मूर्तियां हैं, मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्ति है। आगे चलकर जब ये चीजें, भारतीय कला की विशेषता है ये, यहाँ पर भावात्मक प्रमाण, तो यदि यशोधरा और राहुल के सामने यदि बुद्ध खड़े हैं तो बुद्ध की आकृति उनके आमने सामने उनके बराबर की नहीं बनाई गई है। बुद्ध की विशाल आकृति है, और जो यशोधरा और जो पुत्र उनका राहुल है उसको छोटा बनाया गया। क्यों बनाया गया है कि बुद्ध अब एक ज्ञान प्राप्त, बुद्ध अब बोधिसत्व बन गए। बोधिसत्व बनने के बाद में उनका जो भावात्मक जो स्वरूप है पूरे कितने बड़े विशाल समुदाय को प्रभावित करता है, और उनकी जो ज्ञान है, जो सीख है, उसको कैसे वो प्रतीकात्मक रूप में दिखाएंगे। तो उसको दिखाने के लिए उन्होंने उनके व्यक्तित्व को बड़ा दिखाने के लिए अन्य लोगों के समक्ष कि वे सांसारिक व्यक्ति हैं और ये ज्ञान से, इनके ज्ञान का प्रदर्शन होना है, उन्होंने बुद्ध की आकृति को बड़ा बनाया है। तो जहां अवलोकित ईश्वर की बात हो, जहां पर बुद्ध का राहुल के मतलब उसके सामने भिक्षा के लिए जाना, लेकिन उनके व्यक्तित्व को बड़ा दिखाना, ये भारतीय चित्रकला की बड़ी विशेषता है जो कि अजंता में दिखाई जाती है। और यही चीज भारतीय जो रॉक कट टेम्पल्स जो भी बने हैं वहां पर, आगे चल के एलोरा में भी यही दिखेगा, यहाँ पर भी अजंता में भी यही दिख रहा है। ये विशेषता यहाँ पर लगातार मेंटेन रहती है। फिर जो मूर्तियों में, जैसे कि आप देख लीजिए, मैंने बिल्कुल शुरू में बात करी थी कि जो मूर्तियों में जो संगीत का पक्ष है, कहीं भी अगर ये मूर्तियां में ना बने होते वाद्य यंत्र तो स्वर तो समाप्त हो जाता है, विलीन हो गया, नाद जो है वो ब्रह्म में या आसमान में विलीन हो गया। तो उसको कैसे आगे लाया जाता है गुरु शिष्य परम में? यदि वेदों का जो ज्ञान है, यदि वो एक मौखिक परंपरा से आगे ना बढ़ता तो वेदों के लिए जब तक कागज या लिपि का विकास होता है तब तक वो तक कहाँ से बचे रह जाते। तो एक ये चीज है कि उस समय का संगीत या नाट्य मुद्राएं जो हैं वो रॉक कट टेम्पल्स में जिस प्रकार बनी है, वो इस बात का एक तरीके से वो रजिस्टर या पुस्तक या इस प्रकार के प्रमाण हैं कि जो परंपरा चली आ रही है प्रैक्टिस में उसके तो है ही हैं, लेकिन साथ साथ वो ऐसे प्रमाण हैं कि जो उस काल में बताते हैं कि आपका उस समय का नृत्य, संगीत या वाद्य अथवा कलाएं कितने उच्च कोटि के स्तर को पा चुकी थी। यदि नहीं होता तो आप ये बता दीजिए, हो सकता है उस जमाने में वाद्य यंत्र थे कि नहीं थे, कोई प्रमाण नहीं होता। क्योंकि ये जो आज है केवल इस क्षेत्र में जहाँ परफॉर्मिंग आपकी आर्ट्स हैं, उस समय किसी तरीके कोई सीडी नहीं, किसी तरीके की कोई चीज नहीं, तो उनका तो कुछ भी अस्तित्व नहीं बचा होता। वो अस्तित्व हमें मिलता है मूर्तियों के माध्यम से। मंदिरों में जिस प्रकार के आकार बिल्कुल फिक्स होके वहां पर रखे हुए कि जो जाएगा वो उस समय कालखंड के बारे में जान सकता है, अथवा उसका रेप्लिका जो किताबों में दिया गया है, किताबों में उसके बारे में फोटो सहित जो वर्णन होता है उसके बारे में काफी शोध के बाद में हमें चीजें पता चलती हैं। तो संगीत और नृत्य इत्यादि के लिए भी ये जो मूर्तियां हैं अथवा चित्र हैं अथवा जो भी रॉक कट टेम्पल्स के अंदर जितना भी आर्ट है, ये सारा का सारा भारतीय चित्र, मूर्ति और संगीत इत्यादि कलाओं का ये साक्षात प्रमाण है। क्योंकि साहित्य तो मौखिक परंपरा से ही आया, जब तक किताबें नहीं आई तब तक मौखिक परंपरा ही सबसे इम्पोर्टेंट रही है। लेकिन हाँ, मूर्तियों में नृत्य संगीत का जो प्रमाण जो मिले हैं, ये बहुत बड़े कारण है कि इसको आगे जाकर जाना जा सका कि भरतनाट्यम में कौन सी मुद्रा है जो वहां पर चित्रित हो रही है। तो इस तरीके की चीजें मूर्ति कला के इतिहास में या चित्रकला के इतिहास में बहुत मायने रखती हैं कि किस प्रकार के उदाहरण उस समय में छोड़े गए हैं। और अगर उस समय उस कालखंड के यदि किताबें भी ना हो तो बुद्ध की जातक कथाएं एक सचित्र ऐसे ज्ञान है कि जो आपको ये पता चलता है कि इसमें किस घटना का वर्णन है।
तो ये चीजें जो हैं उस कालखंड में किस तरीके का साहित्य प्रचलित था, तो ये साहित्य नहीं, वो साहित्य लिख नहीं रहे थे, वो साहित्य को चित्रित कर रहे थे। उस समय के बौद्धिक ज्ञान की परिचायक हैं जो कि रॉक कट टेम्पल्स की आर्ट है। वो चाहे अजंता हो, चाहे एलोरा हो, चाहे सिंगेरिया हो, या उसके अलावा अन्य चीजें हो। एक जोगीमारा का एक थोड़ा सा पार्ट निकल जाता है कि प्राचीनतम चित्र हमें जोगीमारा में मिलते हैं, ईसा से लगभग 700 वर्ष पूर्व। तो जोगीमारा में भी जो चित्र बने हुए बहुत छोटी छोटी सी 2 गुफाएं हैं जो स्टेज नुमा है, और उनके अंदर भी ऐसा लग रहा है कि स्टेज परफॉर्मर्स कुछ परफॉर्म करते होंगे। इस प्रकार की चीजें हैं। तो उसमें थोड़ा सा हिंट हमें ये मिल जाता है कि किस प्रकार के विषय या लोगों के बीच में चित्रकला अब आरंभ हो गई है और किस प्रकार के विषयों का चुनाव हो रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। मेरे ख्याल में इस बारे में आप भी थोड़ा सा स्टडी रखें अपनी, और हम कल इसके बारे में बात करेंगे। और गुप्त काल में मूर्ति कला अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठतम स्तर तक थी, और मथुरा शैली के नाम से आपने सुना होगा, ये गुप्त काल के अंतर्गत ही आती है ना, मौर्यकालीन कला। तो इसमें मूर्तियों का बिल्कुल बहुत ही सुंदर उकेरण है, और पत्थरों पर बनाई गई हैं, पत्थरों पर ही अधिक प्रमाण मिले हैं। और इसके अलावा फिर कुषाण और जो गांधार, जो हमारे देश की जो सीमाएं थी, उसके प्रभाव से जो कलाकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते थे, जैसे कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित कलाकार हैं वो अफगानिस्तान तक गए, वहां बामियान में जाकर उन्होंने बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई हैं। उसी तरीके से वहां के कलाकारों का संभवतः एक्सचेंज यहाँ तक आया होगा, उत्तर भारत तक आया होगा, मध्य भारत, अथवा जहां भी ये गए हैं वहां पर उन्होंने पत्थरों पर मूर्तियों के प्रमाण छोड़े हैं। तो ये चीज जो है ये भी मूर्ति कला को भी यहाँ पर साथ साथ डिस्कस करेंगे। और इनके विषय खास तौर पे तो बुद्ध ही हैं, लेकिन उसके अलावा इनमें मूर्तियों में भी जातक कथाओं का प्रभाव दिखाई देता है। उत्तर काल में यहाँ पर ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म का भी इंट्रोडक्शन हो जाता है। जब हम रॉक कट टेम्पल्स की बात करते हैं तो एलोरा तक आते आते यहाँ पर सनातन, मतलब सनातन क्या कहें, इसे ब्राह्मण धर्म के नाम से ये कहा गया है। तो यहाँ पर हमें जो मूर्तियां मिलती हैं उनमें महावीर जी की प्रतिमा मिलती है, और शैली वही रहती है। शैली उस समय के, क्योंकि कलाकार श्रेष्ठ, वो ऐसा काल है कि जिसमें मूर्तियां बहुत ही आदर्श तरीके से बनाई जाती हैं, तो शैली वही रहती है। लेकिन इसमें अन्य धर्मों का समावेश हो जाता है। तो नंदी की प्रतिमा बनी दिखाई देती है, शिव की प्रतिमाएं दिखाई देती हैं, और गणेश की प्रतिमा दिखाई देती है, और महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित भी चीजें वहां पर दिखाई देने लग जाती हैं। यानी धर्मों की ये त्रिवेणी भी लगभग 10वीं शताब्दी तक आते आते ये गढ़ ली जाती है। तो इस तरीके की चीजें हमें गुप्त काल तो खैर 6वीं 7वीं शताब्दी के बाद में तो हम इसको पूर्व प्राचीन काल के नाम से इसको पढ़ने लग जाते हैं। तो ये चीजें हैं कि एक ईसा पूर्व का समय है, फिर चरमोत्कर्ष है, और लगभग 6वीं शताब्दी तक चरमोत्कर्ष रहता है। और इसके बाद में कला में थोड़ा चित्रकारी में भी हल्का हल्का ह्रास आने लगता है। फिर धीरे धीरे 7वीं 8वीं शती तक आते आते कुछ विदेशी लोग आने लगते हैं। 11वीं शती में बाहरियों के बिल्कुल क्लियर आक्रमण होने शुरू हो जाते हैं, और आक्रांता और जो कलाकार हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थानों पर छिन्न भिन्न होकर जाने लग जाते हैं। तब हमें कला का जो है ह्रास दिखाई देता है। जिन जगहों पर शांति रही वहां कलाकारों ने काम करा, अन्यथा वो ऐसे क्षेत्रों में चले गए कि या तो उन्हें राजस्व मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल बिखर गए, और फिर कला शैलियों का ह्रास होने लगता है। पाल राजा इसको बचा जाते हैं, थोड़ा कम ह्रास होता है, और अपभ्रंश में जो है हमें अधिक ह्रास दिखाई देता है। और कला की जो विशेषताएं जो अजंता के समय में थी वो काफी कुछ हद तक उनको इतना नुकसान पहुंचता है। फिर भित्तियां एक तरफ रह गई और भिक्षु इधर उधर अपने साथ ताड़पत्रों की पोथियां लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं।
और उसी में ही जो चित्रण किया जाता है, कला का वो स्वरूप ही कुछ अवशेष तरीके से रहता है, ह्रास रूप में रहता है, लेकिन एक जगह पर टिकने की व्यवस्था जो होती है वो नहीं होती है। और इसीलिए जब तक राजनीतिक अशांति, जो चीज शांति से शुरू हुई थी वो राजनीतिक अशांति के कारण किस ह्रास तक पहुंचती है, ये कालखंड आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आगे की बात अब हम कल ही करेंगे। और इसके अलावा और आप बताएं, अब किसी के दिमाग में यदि और कोई सवाल आया हो तो मुझसे अभी और डिस्कस करें। इतनी देर में किसी ने कुछ सोचा है? नहीं सोचा? नंदवंश के लोग कौन थे? हाँ मैम, आप प्रतिमा घोष मैम को जानती हैं? प्रतिमा घोष। उसको प्रतिमा घोष। प्रतिमा घोष कहाँ से हैं ये? अच्छा, सॉरी मैम। मैम वो मुझे पढ़ाती थी, वो मुझे लगा आप उनकी बहन है, आप उन्हीं की तरह बिल्कुल बोलती हैं, उन्हीं की तरह लगती हैं। तो इस वजह से प्रतिमा घोष कहाँ से हैं वो? जगह बताएं। वो तो मुझे पढ़ाती थी स्कूल में मैम। पता नहीं, अब नहीं जानता कभी तो। सॉरी मैम, मुझे लगा आप बिल्कुल एकदम एसेंट आपका बिल्कुल उन्हीं की तरह है, मतलब फेस और आवाज भी एकदम सेम है बिल्कुल। इस वजह से सॉरी मैम। तो अभी आप ना थोड़ा, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, जो स्तंभ बने हैं, ये आज मैं आपको काम दे रही हूँ थोड़ा सा। जो अशोककालीन जो स्तंभ बने हैं, ठीक है, स्तंभ क्यों बने, कहाँ बने, और स्तंभ पर किस प्रकार के डिजाइन रहे, ठीक है। और उसके बाद में कब चैत्य गुफाओं का या विहार, जो स्तूप बने तो चैत्य ही थे वो तो, है ना। और फिर विहारों की रचना जो है किस प्रकार की गई, थोड़ा इसकी एक आउटलाइन जरा सा रीडिंग करके आप रखें कल, ठीक है। और जो भारतीय कला में विदेशी प्रभाव आते हैं, थोड़ा सा उनकी भी बात होगी। तो यही है कि मौर्यकालीन का थोड़ा सा हम स्थापत्य कला की बात करके फिर सीधे अजंता पर हम आएंगे टॉपिक को लेकर, ठीक है। ठीक है। तो अजंता की विशेषताएं भारतीय चित्रकला की विशेषताएं हैं, क्योंकि एक आइडियल टाइम है वो, तो इसलिए उन विशेषताओं को आधार रखते हुए ही भारतीय चित्रकला आगे बढ़ी है। तो ये चीजें भी जानना जरूरी है। देखिए मैं अभी कह रही हूँ आपसे बार बार, हिस्ट्री पार्ट सभी किताबों में दिया होता है ना। हिस्ट्री पार्ट किताबों में दिया होता है, लेकिन उस हिस्ट्री पार्ट में से अपने काम की चीज आपको किस संदर्भ में मिलेगी, बैक में जाके, है ना। कभी भी आप अपने रिसर्च को अपने वर्तमान पीरियड में कंप्लीट नहीं कर सकते। यदि जड़ों तक जाओगे तो आप वेदों तक जाओगे, ठीक है। वेद तक नहीं जाओगे तो कुछ किसी काल में तो कहते अप्लाइड आर्ट है, तो भाई अप्लाइड आर्ट का उस समय क्या वो उपयोग था, कहीं आपको हो सकता है मिले बैकग्राउंड में जाकर, ठीक है। तो अप्लाइड इस रूप में नहीं होगी तो छापा चित्रकला के रूप में तो होगी। कैसे सील बनती थी, कैसे सील लगती थी, कुछ तो लिंक मिलेगा उसका। ये आपको बैक में लौटना ही, क्योंकि ये गहराई में नहीं जाओगे तो ना आप उसके ओरिजिन को नहीं निकाल पाते हैं चीजों को, तो वो जानना जरूरी है। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ। मैम गाइड को लेकर था कि क्या हम किसी और यूनिवर्सिटी के टीचर जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है उनको एज एन को गाइड ले सकते हैं, मतलब ऐसा हाँ कुछ रूल है? बिल्कुल बिल्कुल, आपके गाइड को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ओके मैम, क्योंकि और हो जो सकता है कि आपके गाइड लेने दें अगर आप किसी दूसरे शहर में रहते हो तो। मैम एक्चुअली सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम है कि जितने भी गाइड थे वो एक्चुअली अप्लाइड आर्ट से कोई रिलेटेड नहीं, तो इस वजह से मैं ये चाह रही थी कि अगर कोई को गाइड मैं ले सकूं आई तो। थिंक कि गाइड की कुछ लिमिटेशन होगी, प्रोफेसर हो या पीएचडी हो कुछ। हाँ आपको ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर्स भी करा रहे हैं ना, तो आपको मिल जाएगा गाइड, पर रेगुलर टीचर होने चाहिए वो, जैसे टेम्परेरी होते हैं ना उस तरीके से उनको गाइड नहीं दीदी, हमारी परमिशन यूनिवर्सिटी होनी में चाहिए। दूसरी यूनिवर्सिटी से गाइड नहीं हो सकते। हमारी यूनिवर्सिटी में हमारी यूनिवर्सिटी का अप्रूव्ड सुपरवाइजर ही को गाइड हो सकते हैं, चाहे वो दूसरे सब्जेक्ट के हो, दूसरे डिसिप्लिन के हो, दैट डजंट मैटर। लेकिन आप दूसरी यूनिवर्सिटी से ये को गाइड। शुभम मैडम बोल रहे हैं ना, शुभम जी? हाँ जी दीदी। हाँ मैं आपकी आवाज पहचान गई स्क्रीन पे तो आई है। और
ये चीज अभी दीदी नहीं ऑन कर पाएंगे क्योंकि रास्ते में है, गाड़ी में। अच्छा अच्छा ठीक है, आप सुनते आ रहे हो। और तो ये चीज हम अगर अनामिका अगर को यहाँ पे पहले भी देखो, एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर अलाउड ही नहीं है तो एक सीन अलग है, वैसे को गाइड का भी प्रोविजन होता तो है। को गाइड होता है, लेकिन वो दूसरी यूनिवर्सिटी से नहीं आ सकते हैं, वो हमारी यूनिवर्सिटी से ही होने चाहिए। अभी फिलहाल यही है, उसके बाद में चेंज हो जाता है तो बात कर सकते हैं। अच्छा अच्छा और ये चीज हम ठीक है। अनामिका को लगभग 1 साल 1.5 साल पहले, जब उसने सबसे पहले हमसे बात की थी, हम तभी उसे ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। मैम मैं भूल गई, एक्चुअली मैम वो भूल गई थी, मैंने आपसे पूछा था ना, तो आपने शायद कहा था कि आप हेल्प ले सकती हैं, तो इस वजह से मुझे ध्यान था कि हेल्प शायद लेना दूसरी बात है, अच्छा लेकिन सुनो, ऑफिशियली देखो नहीं हो इसका, सकता है। आपकी मैडम भी ओके। आपको बहुत अच्छा बता रही हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि हेल्प तो आप किसी की भी ले सकते हो। जरूरी है कि को गाइड के रूप में उनका नाम पड़े, अगर कोई हेल्प आपको कर रहा है तो कर देगा, अदरवाइज वो हेल्प नहीं करेगा, है ना। तो नहीं प्रोविजन है तो आप इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। जब तक आपका बिल्कुल क्लियर ना हो तब तक आप बिल्कुल नहीं करिए। वैसे मैंने देखा, बस मैंने ये है शुभम, मेरे को ये लगता है कि जो फॉर्म होता है ना, फॉर्म में एक पेज होता है इसका को गाइड हाँ का, दीदी, है ना। हाँ को गाइड हो बट सकती है। पर देखा जाए तो प्रैक्टिकली परमिशन नहीं है उस चीज की। नहीं नहीं, को गाइड हो, को सुपरवाइजर्स हो सकते हैं। खुद हमारे पास है स्टूडेंट जिसके पास में को सुपरवाइजर हैं। खुद मैंने जो इंटरडिसिप्लिनरी किया है, तो हमारी मैम इंग्लिश से थी और सर ड्राइंग एंड पेंटिंग से थे, लेकिन वो डिसिप्लिन और सब्जेक्ट दूसरे हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज नहीं चेंज हो सकती है। अच्छा, आपको जो भी यूनिवर्सिटी नहीं है, सुपरवाइजर लेना ओके। है वो दूसरी डिसिप्लिन हम्म। से हो सकता है, लेकिन आपका इसी यूनिवर्सिटी पर अप्रूव्ड सुपरवाइजर होने चाहिए। तो ये हो सकता है ना, अब जैसे कि कानपुर यूनिवर्सिटी से अगर आप कर रहे हैं तो आप ये देख लें कि यहाँ पर अप्लाइड आर्ट कहाँ कहाँ है, बीएफए कहाँ चल रहा है। बीएफए अगर या एमएफए जहाँ पे चल रहा होगा वहां पे अप्लाइड के टीचर्स होंगे भी। हाँ, हाँ, अप्लाइड का कोई भी सुपरवाइजर, कोई भी अप्लाइड का अभी हमारे पास इस फील्ड का तो नहीं कोई है। नहीं, तो ऐसे अनामिका इंटररिलेटेड जब जो, पीएचडी कर लेगी तब अनामिका हो जाएगी। हाँ लेकिन ये है ना, कुछ नहीं, ये ऐसा मना नहीं है, जैसे मेरे भी अंडर में कर रहे हैं, लेकिन वो मूर्तिकला के भी स्टूडेंट हैं वो। जैसे हमारा तो मेन पेंटिंग, लेकिन वो है ना, हाँ इंटरडिसिप्लिनरी है तो वो हो हाँ, जाएगा। हो हो जाएगा, जाएगा। आपको हाँ प्रॉब्लम ऐसी नहीं आएगी। ये जरूरी है कि आप अपनी फील्ड का ज्यादा जानते हैं, अधिक सर्वे, आप अधिक काम करके लाके गाइड को देना, है ना। क्योंकि गाइड तो नहीं जाएगा लाइब्रेरी ना, आप गाइड जो पहले आपकी सिनॉप्सिस में आपके साथ मेहनत करेगा, उसके बाद में आप ही को करनी है। और फिर भी आप जितने सुलझे हुए टॉपिक के साथ में, मत सुलझे हुए का मतलब आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपको क्या करना है, इसके साथ में अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको आसानी होगी। अनामिका का टॉपिक बहुत अच्छा है दीदी। मैं तो इसको पहले ही कह दिया, मैंने कहा यूनिकनेस है, लेकिन आप इसमें सिंगल आर्टिस्ट के साथ में नहीं चल पाओगे। अरे ये आर्टिस्ट, मुझे दिखा दीदी, बहुत बढ़िया किया हाँ इसने, बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो मैं इसको यही सुझाव दूंगी, मैंने देखा है ना कि हमारे यहाँ जो आरडीसी हुई है ना, सिंगल आर्टिस्ट, और तो एलाइव पे थोड़ा मना करते हैं, कहते हैं भी इसका तो स्कोप बाकी है काम हाँ करने के लिए। तो हाँ ये है कि उसके साथ में 4 आर्टिस्ट आप और जोड़ लो, हाँ, 2-3 आर्टिस्ट इसी ऐसे फील्ड में लेकर काम के करने फिर वाले कर लोग ले लो, सकते फिर हैं। आराम से हो जाओ, और बहुत ज्यादा लेना भी मत। यस मैम। वर्क और मेन टॉपिक पर फोकस करना, और अगर आप अभी इस बात को चुन रहे हो तो फिर आप इस पर ही ये अपना लिटरेचर रिव्यू करो, तो तुम्हारी मेहनत जो है ना कामयाब हो जाएगी पूरी। अभी मतलब जो कुछ भी आप कर रहे हो आपको फायदा करेगी, और आपकी आगे जो सिनॉप्सिस निकल के आएगी और बेहतर ढंग से निकल कर आएगी, है ना। ये पता चल जाएगा ना कि इसमें क्या फ्लॉ आ रहे हैं, तो वो आपको पता यस चल मैम। जाएंगे, है ना। हाँ, थैंक थैंक यू यू मैम। शुभम। ठीक है, तो मीटिंग ओके ओवर दी, करें। हाँ दीदी ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू सो थैंक मच। यू दीदी, बाय बाय दी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके बेटा, बाय बेटा।